तो कल बजट आ चुका है। इसमें ईपीएफओ को क्या मिला है इसके बारे में आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ईपीएफओ में बहुत बड़े बड़े बदलाव हुए हैं, उसके बारे में कोई डिस्कस नहीं कर रहा है, लेकिन मैंने अच्छे से पढ़ा है, अच्छे से रिसर्च करी है, इसीलिए मैं आपको बता पाऊंगा कि क्या बदलाव हुए हैं। बहुत ही बड़े बदलाव हुए हैं, एंड तक बस जरूर देखना। और ईपीएफ में जो मेंबर्स की मांग थी, क्या वो मांग पूरी हुई है या नहीं हुई है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो इतनी मेहनत करिए, रिसर्च वगैरह करिए, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। वीडियो को बस एंड तक जरूर देखना, इतना सा काम करना, बाकी आपको पता चल जाएगा वीडियो अच्छी या बुरी। तो चलिए पीपीटी के द्वारा आपको समझाता हूँ क्या मिला है ईपीएफओ को बजट में। तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे मेंबर की क्या मांग है ईपीएफओ से, और वो मांग पूरी हुई है या नहीं हुई है। तो सबसे पहली मांग है ईपीएस 95 को लेकर। जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ कि पीएफ में पेंशन मिलती है, तो पेंशनर काफी सालों से परेशान है कि उनकी मिनिमम पेंशन अभी 1000 रुपए है, और काफी लोगों को पेंशन 1000 से 2000 रुपए के बीच में ही आती है। इस पेंशन को बढ़ा के 7500 कर दिया जाए, ताकि अभी जो महंगाई चल रही है उस हिसाब से कम उनका गुजारा तो हो सके। इसलिए मेंबर काफी सालों से लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन ईपीएफओ ने इस बजट में इसके बारे में कुछ नहीं कहा है। तो ये बहुत ही बड़ी निराशा की बात है। मुझे पता है 95% लोग इस वीडियो को केवल ईपीएस 95 के अपडेट के बारे में ही देख रहे होंगे, उनके लिए ये बुरी खबर है। सरकार ने बजट में एक भी लाइन ईपीएस 95 मेंबर के लिए नहीं की है। तो इसका जो वेट कर रहे थे बढ़ेगी या कुछ अपडेट आएगा, तो इसको लेकर कोई भी अपडेट नहीं है। दूसरी चीज वेजेस सीलिंग को लेकर, यहाँ पर मेंबर की मांग ये है कि अभी पीएफ 15,000 की लिमिट पे कटता है, यानी जिसकी सैलरी 15,000 या उससे कम है तो उनका पीएफ कटेगा। उसके बाद अगर मेंबर कटवाना चाहे, डिडक्ट करवाना चाहे तो ही कटेगा, लेकिन पेंशन तो 15,000 के ऊपर डिडक्ट ही नहीं होगी। तो इसके ऊपर मेंबर की मांग है इस लिमिट को या तो 21,000 कर दिया जाए या तो 25,000 कर दिया जाए, क्योंकि ये लिमिट बहुत पहले 2014 में सेट हुई थी और आज 2026 चल रहा है। 12 साल हो चुके हैं, महंगाई बढ़ गई है, उस हिसाब से उनको एडजस्ट करना चाहिए कि मिनिमम जो सीलिंग है उसको 15,000 से बढ़ा देना चाहिए। इसके लेकर एक गुड न्यूज है, ईपीएफओ इसमें बदलाव करने जा रहा है। इसके बारे में उन्होंने इस बजट में लिखा भी है, क्या लिखा है वो मैं आगे डिस्कस करूंगा। तो जिन लोगों की ये मांग थी उनके लिए काफी अच्छी न्यूज है, ये अपडेट बहुत जल्द आने वाला है। तीसरी चीज ये है मेडिकल बेनिफिट और हेल्थ स्कीम को लेकर। ईपीएफ का मेंबर का कहना है ये है, जब वो रिटायर्ड हो जाते हैं तो उनके पास मेडिकल बेनिफिट कुछ भी नहीं है, और जो 1000 की पेंशन मिलती है उससे उनका मेडिकली कोई भी फायदा नहीं हो रहा है। तो इसको लेकर ईपीएस मेंबर काफी दिन से मांग कर रहे हैं उन्हें रिटायरमेंट के बाद मेडिकल फैसिलिटीज भी दी जाए, ताकि उनको मेडिकली तो फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सके, लेकिन इसके बारे में भी कोई अपडेट नहीं है। तो 3 तरीके की मेंबर की मेन डिमांड थी। पहले ईपीएस 95 को लेकर जिसके बारे में कोई अपडेट नहीं है, दूसरा वेजेस सीलिंग को लेकर जिसके बारे में अपडेट है, और तीसरा चीज मेडिकल बेनिफिट को लेकर जिसके बारे में कोई अपडेट नहीं है। तो ये 3 चीजें थी, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि बजट 2026 में ईपीएफओ को मिला क्या है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं पिछले 5-6 सालों से पीएफ का वर्क कर रहा हूं। अगर आपको पीएफ में कोई भी इशू आ रहा है तो आप मुझसे कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं या कंसल्ट लेना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है 1-on-1 सेशन का। आप वहां पर जाके इस पे गेट इट नाउ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर टाइम एंड शेड्यूल आ जाएगा। आप अपने हिसाब से डेट एंड टाइम सेलेक्ट करके पेमेंट पे क्लिक करेंगे। अभी इसकी प्राइस मैंने केवल 499 रखी है, तो हमारी मीटिंग फिक्स हो जाएगी। जो भी आप टाइम और डेट सेलेक्ट करेंगे उसको मैं आपको कंसल्ट करूंगा, जो भी आपकी समस्या है उसे देखूंगा और उसका सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। तो अगर आपको पीएफ में कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप कंसल्ट कर सकते हैं। कंसल्ट की फीस बहुत कम है, इससे ज्यादा तो आप इधर उधर जाओगे तो आपका एक्सपेंस हो जाएगा। तो अगर आपको कोई भी इशू आ रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप आगे चेक कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। देखो ईपीएफओ के लिए बजट में 2 जगह कहा गया है। सबसे पहली चीज ये 8 पॉइंट में कहा गया है जिसमें कंपनी को फायदा है। इसमें क्या लिखा गया है, बेसिकली पहले क्या होता था, कंपनी को हमारा पीएफ का पैसा 15 तारीख तक पीएफ में जमा कराना होता है। अगर वो पीएफ में 15 तारीख तक जमा नहीं कराते हैं तो वो जब अपना टैक्स भरते हैं, कंपनी का एक्सपेंस दिखाते हैं, तो उसमें टैक्स बेनिफिट उन्हें नहीं मिलता था। पहले ऐसा होता था, लेकिन अब ईपीएफओ ये कह रहा है कि हम ये चेंज करने वाले हैं। अगर कंपनी 15 तारीख तक भी अगर पैसा जमा नहीं कराती है, लेकिन जो भी टैक्स फाइलिंग की डेट होती है कि टैक्स कंपनी भर रही है, तब तक अगर आपका पैसा क्लियर कर देती है, पीएफ का पैसा जमा करा देती है, तो उन्हें टैक्स में लाभ मिल जाएगा।
तो ये कंपनी के लिए तो बहुत अच्छी खबर है कि कंपनी अगर पैसा बाद में भी जमा करा रही है तो उनको लाभ मिल जाएगा, टैक्स में उनको डिडक्शन मिल जाएगा। लेकिन एम्प्लॉय जो पीएफ का मेंबर है उसके लिए ये नुकसान है, क्योंकि अगर कंपनी को अगर डर नहीं होगा कि टैक्स में डिडक्शन नहीं मिलेगा तो कंपनी आपका डिले भी कर सकती है पीएफ जमा कराना। वैसे भी कई कंपनी डिले से जमा कराती है, लेकिन इसके आने के बाद कंपनी और ज्यादा फ्री हो जाएंगी कि चलो टैक्स में डिडक्शन तो मिल ही जाएगा, हम लेट जमा कराते हैं। तो ये अपडेट तो है कंपनी के नजरिए से तो काफी अच्छा अपडेट है, लेकिन एज ए एम्प्लॉय, एज ए पीएफ मेंबर के तौर पे ये अच्छा अपडेट नहीं है। याद रखिए, अगर कंपनी लेट जमा कराती है तो उस पर डिमांड और पेनल्टी तो लगेगी, इंटरेस्ट भी लेगी पीएफ ऑफिस, लेकिन टैक्स में बेनिफिट उन्हें मिलने वाला है। और दूसरा उन्होंने 5th पॉइंट में मेंशन किया है, ये सब चीजें मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले पॉइंट में उन्होंने कहा है डिलीटिंग प्रायोरिटी बेस्ड एंड परसेंटेज बेस्ड लिमिट ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। यानी पहले क्या होता था, हमारा पीएफ का पैसा 12% हमारा डिडक्ट होता था और कंपनी भी 12% काटती थी। लेकिन ईपीएफओ कह रहा है अब हम इसे परसेंटेज को खत्म करने वाले हैं और साथ ही साथ कंपनी मैचिंग लिमिट को भी खत्म करना चाहती। जितना एक एम्प्लॉय का पीएफ में पैसा जमा होता था उतना ही कंपनी को भी जमा कराना पड़ता था, लेकिन अब इस चीज को हटाने जा रहे हैं, यानी परसेंटेज को भी हटाने जा रहे हैं। दूसरा जो लिमिट थी कि बराबर काटना है वो भी हटाने जा रहे हैं। तो अभी तक इसके बारे में पूरी क्लैरिटी नहीं है, अभी सिर्फ इसमें कहा गया है, लेकिन इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या बदलाव लाने वाले हैं वो जब आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन इसके बारे में लिखा गया है बजट में तो मैंने आपको बता दिया। और दूसरा अपडेट ये किया गया है कि कंपनी में जो एम्प्लॉय होते हैं जिनका पीएफ करता है और स्टेक होल्डर होते हैं जो कंपनी में काम भी करते हैं लेकिन उनका कुछ हिस्सा कंपनी में भी होता है, जो शेयर वगैरह होते हैं वो उनके पास होते हैं कंपनी के। तो उनमें क्या होता था, पहले डिफरेंस होते थे, उनके लिए कुछ स्टेक होल्डर के लिए कुछ अलग नियम थे, ईपीएफ के लिए कुछ अलग नियम थे। लेकिन ईपीएफओ कह रहा है कि हम इन दोनों को अभी सेम कर देंगे ताकि जो स्टेक होल्डर है उसे भी फायदा मिल सके, एम्प्लॉय को जो ईपीएफ में फायदा मिलता है इम्पैक्ट बहुत कम लोगों को होगा। लेकिन ये अपडेट आया था तो मैंने आपको बता दिया। तीसरी चीज वो कह रहे हैं कि हम इन्वेस्टमेंट में मॉडिफाई करेंगे, यानी जो पीएफ का पैसा हमारे तरफ से 12% करता था, कंपनी 12% जमा कराती थी, वो पीएफ में जाता था, पीएफ उसे इन्वेस्ट करता था, देन हमें उसका इंटरेस्ट भी देता था। लेकिन अब क्या हो रहा है, पीएफ इसे चेंज करने जा रही है। पहले क्या होता था, इन्वेस्टमेंट के रूल्स बहुत पहले बने हुए तो इन्वेस्टमेंट के तरीके भी बहुत कम थे और जो इन्वेस्टमेंट करने की जगह थी वो भी बहुत कम थी। लेकिन अभी तरीके भी बदल गए हैं, सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, काफी एरिया खुल गए हैं जहाँ पे इन्वेस्ट किया जा सकता है। तो इसको मॉडिफाई करेंगे, चेंज करेंगे ताकि इन्वेस्ट में ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिल सके और मेंबर को भी फायदा हो। तो तीसरा अपडेट ये था, मैंने आपको बता दी। मुझसे अगर कंसल्टेंसी लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे जाके आप चेक कर सकते हैं। कोई काम कराना चाहते हो तो ये व्हाट्सएप नंबर दे रखे, उस पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो। बाकी इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही ईपीएफओ से रिलेटेड अपडेट के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।